हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर सबको। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, चलिए फिर तो स्टार्ट करें। और आज मेरा बर्थडे है, चलिए हैप्पी बर्थडे। टेस्ट दे दिया था आप लोगों ने? हम्म। बेटा, सिलेबस से ज़्यादा आप ये पहले सोचा करिए कि क्या आप जितना पढ़ के गए हो, जितना पढ़ रहे हो, वो आपका बहुत अच्छा क्लियर है कि नहीं है। देखिए, सिलेबस जल्दी कराना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मैं जितने जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें मैं क्लास रख के सिलेबस को जल्दी करा दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस के पीछे भागे, सिलेबस ज़्यादा हो। क्योंकि आप सिलेबस कितना देखते हो? पूरा का पूरा। पर आपको यदि 80% भी आता है, 70% भी आता है, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बजाय ये कि आप पूरा सिलेबस को जल्दी निपटाने के बजाय जितना हो चुका है उतना अच्छे से करेंगे, क्योंकि जितना हो चुका है वो भी कम नहीं है और अभी समय बहुत है। ठीक है, तो मेरा फोकस ये रहता है कि क्लास जब चैप्टर चलता रहे उसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, ये नहीं कि दो दो दिन में चैप्टर को मैं नया चैप्टर लाता रहूं, फटाफट थ्योरी बता दूं फिर नया चैप्टर ले आऊं, फिर फट थ्योरी बता दूं फिर नया चैप्टर ले आऊं। तो इससे तो हो ही जाएगा, एक महीने में हो जाएगा। उसमें क्या है, दो दो दिन में एक चैप्टर यदि मुझे कंप्लीट करना है तो फिर कितना है, फरवरी की शुरुआत में खत्म हो जाएगा। तो इस पर मत फोकस करिए, बजाय आप करिए कि चैप्टर स्ट्रांग करिए। जैसा सीक्वेंस हुआ, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हुआ, और आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वेक्टर, 3D, ये सब चैप्टर को स्ट्रांग करिए। हाँ, एयरफोर्स के लिए बहुत है, एयरफोर्स के लिए आपको स्पेशली मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक। चलिए, मैं टेस्ट के बारे में, एक तो मैं टेस्ट करवाया था, बाकी जो आपकी शिकायतें दिख रही है उस पर मैं देखता हूँ। चलिए, ठीक है, शुरू करें। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लेक्चर देखा था आप लोगों ने, जो बाद में मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 30 तारीख को डलवाया था? बताइए। बेटा अंकित जी, एक बात बताइए, वो वहां पर क्या प्रॉब्लम है? एक तो कहते हो समय नहीं मिलता, एक कहते हो ऐप पर प्रैक्टिस करिए। जब तक पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा मैं आपको स्पेशली प्रैक्टिस अभी नहीं दे पाऊंगा ऐप पर। इसलिए तो सिलेबस खत्म करने की बात ज्यादा है। तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस हो रही है और पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप ही के लिए हो रही है। आप देखिए, मैं उसमें इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। थोड़ा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो या जो पढ़ चुके हो उसी की प्रैक्टिस हो रही है वहां पर। मैं इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा वहां पर, वहां मैं डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा। तो वो प्रैक्टिस आप ही लोगों के लिए के से वो बनी है और आप ही लोगों के लिए है। आप देखिए, उसमें कोई ऐसे चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं होती है जो आप नहीं पढ़े होते हो। तो आप सोच सकते हो वो प्रैक्टिस आप ही के लिए है। और फेब तक, यदि फेब तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो उसके बाद मार्च अप्रैल आप ही की प्रैक्टिस होगी वहां पर। यहाँ डांस नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए इस बात का।
ठीक है, बाकी कोई समस्या होगी, जो मैंने कहा था वो नहीं हो रहा है तो आप जरूर बताइएगा मुझे, उस पर काम होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, आपने यदि देखा हो तो। ठीक है, शाम के 7-6 बजे आपको यूट्यूब पर क्लास देखने को मिलती है, वो आप ही से रिलेटेड क्लास होती है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर, उसको देखा करिए। ठीक है। और चलिए, मार्च अप्रैल में आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यूट्यूब पर चल रही है, वहां करते रहिए, और क्लास में भी ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, वहां पर भी होता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि क्रैमर रूल्स क्या होता है, जैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, क्रैमर रूल्स पहले हम देखते हैं। सिस्टम इक्वेशन दो टाइप की आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगा, एक क्रैमर रूल से मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको मैट्रिक्स से मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इस पर कि क्रैमर रूल में देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, जैसे a1x प्लस b1y, ठीक है, और प्लस c1, या फिर इक्वल टू c1 ले लिया मैंने, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2 ले लिया। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक जो d होता है इसमें, d जो होता है वो किसका डिटरमिनेंट होता है, d जो होता है उसका किसका डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, a1 b1 a2 b2, ये आपका d वैल्यू होती है। इसको याद रखना है कि d वैल्यू क्या है। तो d वैल्यू क्या है, a1 b1 a2 b2 का डिटरमिनेंट है। और d1 क्या है, ध्यान से देखिए, d1 क्या होगा, इसको हटा के आप c1 c2 डाल दोगे। आप क्या डाल दोगे, c1 c2, और बाकी एज इट इज रहेगा b1 b2, बाकी एज इट इज रहेगा b1 b2। ठीक, फिर d2 क्या है, ध्यान से देखिए, d2 में आप d में से आप b1 b2 हटा देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, और b1 b2 की जगह आप क्या कर देंगे, c1 c2 कर देंगे। ठीक है, एक तरीका होता है, वैसे देखो 2 डिग्री जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो फिर हम इस तरह से, फॉर्मूला तो ये होता है कि x बराबर क्या होता है, d1/d, और y बराबर क्या होता है, d2/d। x बराबर d1/d और y बराबर d2/d। ठीक, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि यार, जब हमें एक्स वाई के वैल्यू निकालनी है, ये पता करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते नहीं है, बशर्ते क्रैमर्स ने दिया था ये रूल। ठीक, लेकिन अब बताइए जी, यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेंगे, हम तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रूल था वो तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन में आपको काम आएगा। दो में तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दो में बड़ी आसानी से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन जब दी हो तो उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से नहीं निकलती है, तो वहां पर इनका मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। यहां पर एक्स और वाई निकालने के लिए क्या आप ये चीज इस्तेमाल करोगे, नहीं, हमें पता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन फिर भी 2x2 में आपको यदि ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, वो यूनिक सोल्यूशन बता रही है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बता रही है कि क्या बता रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा कभी छोटी सी क्लास में, कि आपको जब इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जब इस तरह की होती थी इक्वेशन, तो a1/a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये क्या होता था? यूनिक सोल्यूशन के लिए होता था। क्या होता था? यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल होता था। याद करो, अद्वितीय हल हुआ करता था। ठीक है, ओके। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि यदि A1/A2 हो जाए इक्वल टू B1/B2 हो जाए, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो इस केस में हम कहते थे नो सोल्यूशन। और तीसरे केस में हम कहते थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो हम कहते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत हल। याद आ रहा है कुछ आपको? आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। आपने 9th-10th में इसे पढ़ा होगा। ये इसलिए होता था क्योंकि यहां पर देखिए, जब A1/A2 B1/B2 होता था, तो ये जो लाइन, क्योंकि ये दो लाइन है ना, ये क्या है? लाइन L1 और ये लाइन क्या है? L2। ये दो लाइन की इक्वेशन है, कहने का मतलब है। तो दो लाइन जब इंटरसेक्टिंग होती थी, जब लाइन क्या होती थी? इंटरसेक्टिंग, जब वो प्रतिच्छेद करती थी एक दूसरे को, तो वो कंडीशन ये हुआ करती थी, और उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन होता था। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? और दूसरा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब इस केस में होता था, तो देखिए A1/A2 B1/B2 ये पैरेलल लाइंस होती थी, समांतर रेखा। और जब पैरेलल लाइंस होंगी, तो आप पता देख सकते हो इसमें कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये कंडीशन होती थी एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट लाइन की, और इस केस में आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता था। 2x दो वेरिएबल दो इक्वेशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप क्रैमर रूल का इस्तेमाल करें, वो ऑटोमेटिक ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। जरूरत है तो 3x3 में। ठीक, जरूरत किस पर है बेटा? 3x3 में। तो वहां पर जब तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन देखने को मिलेंगी, तो वहां जरूरत पड़ेगी A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, और A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। तो यहां पर यदि मुझे D निकालना है, तो कैसे निकालूंगा D? सनी कुमार जी, आप जेई के PYQ लगा सकते हो 2012-13 तक, उसके बाद वाले तक मत लगाना। उसके बाद वाले ज्यादा कठिन है, उतना भी नहीं आता पेपर में, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कठिन लगाने के पीछे मत भागो। ठीक है, ये सब चर्चाएं कई बार हो जाती हैं यार ना, तो आप फिर भी पूछते हो। सारे लेक्चर अटेंड नहीं करते आप लोग। हर बात की चर्चाएं किसी न किसी लेक्चर में हो चुकी हैं, जो भी आप पूछते हो मुझसे, इसलिए मैं फिर अब रिप्लाई नहीं देता। ये किस लिए चर्चाएं होती हैं, और मैं आशा करता हूं आप सारे लेक्चर्स फॉलो करते होगे, लेकिन आप क्या करते हो? कुछ लेक्चर छोड़ देते हो। हर चीज के तो शॉर्टकट ढूंढते हो। कोई आसान तरीका से रिवीजन बताइए, कोई आसान तरीके से सारे चैप्टर हो जाए। यार जितना हो चुका है पढ़ो ना, क्यों इतने हर चीज का क्या ढूंढते रहते हो? ठीक है, जितना पढ़ाया गया है वो जरूरी है, इसीलिए पढ़ाया गया है, आप उसे पढ़िए। ठीक है, तो डी डी कितना होगा बेटा? डी होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये क्या हो जाएगा? आपकी डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एक तो मोटिवेट करो यार, यही सब करते रहते तुम लोग। पढ़ने का मन नहीं है तो छोड़ दो पढ़ाई, तुम्हें मोटिवेशन की क्या जरूरत है यार? पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें तुम्हें कैरियर तुम्हारा है, तुम्हें डिफेंस में जाना है, और तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो फिर डिफेंस में जाने का भी मन नहीं कर रहा, इसका मतलब है। और यदि जाने का मन कर रहा है, ऑफिसर बनने का मन है, तो पढ़ने का मन कैसे नहीं कर सकता है किसी का? सिंपल सी बात है। मैं कहूं मुझे पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं किसी से मोटिवेशन लेने जाता हूं क्या? एक बात बताइए, मैं यहां पढ़ाने आता हूं तो किसी से कोई मोटिवेट करता है मुझे कि नहीं तुम जाओगे पढ़ाओ आज? नहीं। तो फिर आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? आपने, आपका कैरियर है, आप डिसाइड किए हो, तो आप पढ़ो ना। फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो?
क्यों जरूरत थी मोटिवेशन की? नहीं ऑफिसर बनना है, और बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऑफिसर यदि बनना है तो, और आपकी इच्छा है, तो फिर आपको ये कौन मोटिवेशन की जरूरत? देखिए रोज आपको यदि ये कहना पड़ रहा है बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर आप समझ लीजिए आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़ो। ठीक है, जैसे आपके पापा को यदि ये कहना पड़े कि नौकरी पर जाओ रोज, इसका मतलब है उन्हें आपकी चिंता नहीं है। वो उठ के चले जाते हैं ना रोज काम पर, क्योंकि उन्हें चिंता है कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी दुनिया में हो तो बच्चे मेरे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे खाए पिएंगे। क्या उनको मोटिवेशन की जरूरत है क्या सुबह उठ के जाने के लिए? उनके लिए मोटिवेशन क्या है कि उन्हें नहीं जाएंगे तो आप घर नहीं चलेगा हमारा। और वैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत रोज पड़ जाती है। क्यों? आप तो फिर मुकेश अंबानी के खानदान के हो कि आप नहीं भी पढ़ोगे तो फिर तो है ही ये पैसा घर में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ये गलत चीज है ये। डी देखो, डी क्या होगा? A1 A1 A2 A3, A1 A2 A3 है तो उसकी जगह क्या कर दिया, ये D1 D2 D3 डाल दिया। ओके, और D2 यदि निकालना है बेटा तो क्या करेंगे आप? इसकी जगह A1 A1 A2 A3, इसकी जगह B1 B2 B3 की जगह फिर हम ये D1 D2 D3 डाल देंगे बेटा। ठीक, बाकी एज इट इज रहेगा C1 C2 C3। और यदि D3 निकालना है, यदि D3 निकालना है, ठीक, तो A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, और इसकी जगह आप क्या डाल दोगे? D1 D2 D3। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है इसमें। ठीक, कि आपको यदि डी निकालना है तो C1 A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट। D1 क्या है? इसको हटाकर ये D1 D2 D3 डाल दिया गया। D2 निकालना है तो इसको हटाकर देखो डाल दिया गया है, और D3 में इसको हटाकर D1 D2 D3 डाल दिया गया। ठीक, ये हो गया आपका x। तो x की वैल्यू कैसे मिलती है? x की वैल्यू मिलती है D1 अपॉन डी से। y की वैल्यू कैसे मिलेगी? D2 अपॉन डी से। और z की वैल्यू कैसे मिलेगी आपकी? D3 अपॉन डी से। क्योंकि बोर्ड में आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू वो निकलवाता है, लेकिन यहां पर आपसे नहीं निकलवाएगा। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो, आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू कभी भी आपके एंट्रेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और आएगा भी तो हम तीनों में रख के चेक कर लेंगे, सॉल्व भी नहीं करेंगे हम। पहली बात तो वह नहीं आएगा। डी बेटा इस क्वांटिटी का नाम है, कोई फिजिकल चीज नहीं है कि मैं आपको कोई डेली लाइफ से डी को रिलेट करके बताऊं। साफ साफ देखिए, डी किसकी, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक नाम दिया गया कैपिटल डी। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? तो डी D1 D2 D2 D3, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू है बस, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि मैं आपको कुछ ये बताऊं कि यार डी कोई फिजिकल कोई अर्थ हो डी का, नहीं, ये क्वांटिटी है। कौन सी? डिटर्मिनेंट। आपसे एक्स वाई जेड नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या कि ये देखिए ये वही है, आपका डी D1 D2 D3 है। ओके, आपसे वो ये पूछेगा कि इसके कितने यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो देखिए ध्यान से, डी यदि नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, डी यदि नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब जो निकाय, मतलब वो जो पूरा समीकरण दिया गया है, उसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन होंगे। किसके? जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई, क्योंकि x क्या होता है? D1 अपॉन डी। y क्या होगा? D2 अपॉन डी। z क्या होगा? D3 अपॉन डी। साफ साफ देखिएगा, ठीक है, साफ साफ देखिएगा, यदि d जीरो नहीं हुआ, यदि d जीरो नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता
यदि डी जीरो नहीं है तो D1 D2 D3 की जो भी वैल्यू आएगी, आपका एक्स वाई जेड का तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा ना। एक्स की दो वैल्यूज तो नहीं आएगी, एक्स की दो वैल्यूज तो नहीं आएगी। नहीं बेटा, किसी के बारे में जो आप लिख रहे हो, मैं किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई कैसा पढ़ा रहा है दुनिया में, कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में नो कमेंट। क्योंकि किसी के बारे में बोलना इस तरह की मुझे चीज़ अच्छा नहीं लगती, ठीक है। चाहे वो अच्छा पढ़ा रहा हो, चाहे बेकार पढ़ा रहा हो, चाहे मुझे पर्सनली मुझे पसंद हो चाहे मत हो, ठीक है। मैं अच्छा तो किसी को बोल सकता हूँ पर बुरा तो नहीं बोल सकता, ठीक है। आपकी इच्छा है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है किसी को जज करने का। एक्स बराबर D1/D, वाई बराबर D2/D और जेड बराबर D3/D। डी यदि जीरो नहीं है तो एक्स और वाई जेड की पक्का है आपको एक एक वैल्यू ही मिलेगी, दो वैल्यूज नहीं मिलेगी। अब ये मत कहना सर इसके तीन सोल्यूशन होंगे, नहीं। एक्स वाई जेड एक ट्रिपलेट टाइप का होगा, वो एक ही सोल्यूशन तो होगा तीनों इक्वेशन का। मतलब यहां से एक्स की कोई एक वैल्यू आएगी, वाई की एक आएगी, जेड की आएगी, और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, इस तीनों इक्वेशनों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो वो एक सोल्यूशन मिला। कितना मिला, एक सोल्यूशन मिला। तो जब डी जीरो नहीं है तो जो आपका वो पीछे इक्वेशंस हैं वो क्या देंगे, आपके यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यदि डी जीरो हो गया, यदि डी जीरो हो गया, यदि डी जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक, और D1 D2 और D3 में से कोई एक अशून्य हो तो इन अनंत हल होगा। तो अनंत, सॉरी, तो कोई हल नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन। अनंत अनंत हल होगा। D3 में से कोई भी एक, D1 D2 D3 में से कोई एक अशून्य हो तो नो सोल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, सॉरी, कोई हल नहीं। क्या यार ये मिट क्यों जा रहा है, कोई हल नहीं, ठीक है। और जो इक्वेशंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन में से मतलब कंसिस्टेंट, संगत होगी, संगत। समझ रहे हो मेरी बात को। देखो कंसिस्टेंट दो चीजें, कंसिस्टेंट संगत का मतलब होता है कि चाहे आपका यूनिक सोल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट मिले, बस सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, अमन जी, ठीक है बेटा, छोड़ो इस बात को, ठीक है। पर्सनली मैं आपको बस इतना बताता हूं, मेरा बस इतना कहना है कि शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती। आप क्वेश्चंस को सेकेंडों में, 2 सेकेंड में, 4 सेकेंड में यूं ही सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये गलत बात है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर को कर सकते हो। मैं भी आपके आऊं तो ऐसे क्वेश्चंस को सेकेंडों में करके दिखा सकता हूं, लेकिन प्रश्न है कि कैसे। क्या मेरे सामने वो क्वेश्चंस आते हैं तो क्या मैं सेकेंडों में एक्चुअली में कर लेता हूं नए क्वेश्चंस को, या फिर जो मैं लगा चुका हूं मैं उसी को कर रहा हूं। और यदि मैं किसी भी क्वेश्चंस को अचानक आता है और सेकेंडों में कर लेता हूं, तो ऐसा ऐसा कोई भी है वो वाकई में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन ऐसा कोई पैदा तो नहीं हुआ है, ठीक है। मैं तो नहीं जानता इसी किसी को। तो वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप लगा लिए हो तो आप भी जल्दी लगा लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चंस को आप आसानी से लगा ही लोगे, ठीक है। समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको कहीं पर भी इस तरह की चीजें मिलती हैं कि जो अचानक फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कुछ हो सकते हैं पर सारे नहीं, ठीक है। तो इस पर चर्चाएं बंद करो, ये मेरा ओपिनियन है और किसी के बारे में नहीं बोल सकता मैं इस बारे में, ठीक है। वो मेरा काम नहीं है किसी को जज करने का। चलिए
कंसिस्टेंट संग, देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है चाहे आपका यूनिक सोल्यूशन मिले, अद्वितीय हल, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, अनंत हल। इन दोनों केस में आप इसे कंसिस्टेंट ही बोलोगे, संगत बोलोगे, ठीक है, संगत बोलोगे, ठीक है। अभी बोलो मत, ज्यादा काम करो, क्योंकि मैं भी 4-5 बजे आया हूं, मेरा दिमाग घूम रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं लगभग इस इतने 3-4 दिनों में मैं लगभग 60 से 70 घंटे ट्रेन में बैठा हूं, और अभी 4-5 बजे मैं जस्ट पहुंचा हूं, ठीक है। अभी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है ठीक है। अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट। देखो जब भी कभी ये पूछ ले एग्जाम में कि यार कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट है क्या, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है क्या, तो आप देखेंगे कि आप यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो उसे कंसिस्टेंट बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे बेटा, ठीक। बाकी यूनिक सोल्यूशन के लिए बता दिया मैंने कि डी यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का एक्स वाई जेड की आपकी एक ट्रिपलेट मिलेगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरी बात कि यदि डी 0 हो गया, यदि डी 0 हो गया, ठीक, यदि डी 0 हो गया तो आपको D1 D2 D3 निकालना है, और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो फिर पक्का है उसका नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है, उसका नो सोल्यूशन होगा यदि D1 D2 D3 में से कोई भी एक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। तीसरा केस, यदि D 0 हो गया, यदि D 0 हो गया और D1 D2 D3 ये तीनों के तीनों 0 हो गए तो फिर यहां पर भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। यहां पर 2 केस बनेंगे। एक केस बनेगा बेटा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का, अनंत हल का, और एक और केस बनेगा जो जनरली आपको नहीं कहीं पर भी शायद आपको कोई भी जो बुक पढ़ते हो एनडीए की, शायद उस बुक में आपको यह न मिले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं बनाया है, वो अच्छी बुक्स में यह चीज दी गई है। शायद आपको एनडीए की किसी बुक में यह चीज ना मिले आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन कितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे आपको उसमें यह चीज मिली हुई है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं उससे। क्योंकि क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि डी बराबर 0 आ गया तो जनरली आप बताइए, आपने खुद, आपने तो यही पढ़ा है ना कि D1 D2 D3 यदि 0 हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आपने यही पढ़ा है कि नहीं? सब लोग बताएं मुझे, क्रैमर रूल में जितने भी क्रैमर रूल पढ़े हैं क्या सबने यही पढ़ा है? और इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो फिर आप, मैंने बताया था जब भी सोल्यूशन मिलेगा चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, आपकी इक्वेशन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी, संगत होंगी। यही पढ़ा है ना आपने कि D1 D2 D3 तीनों 0 हो गए, D 0 हो गया और D1 D2 D3 तीनों 0 हो गया तो आप पढ़ते हो कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि D 0 है और D1 D2 D3 तीनों के तीनों 0 है तो आप इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यही मैं बता रहा हूं कि आपकी बुक्स में शायद ऐसा ना लिखा हो, लेकिन अच्छी बुक्स पढ़ोगे आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। एक और कंडीशन होती है कि यदि, अच्छा ये बताइए, आपको नहीं लग रहा है ये प्लेन की इक्वेशंस हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये प्लेन है? ध्यान से देखिए, आपको नहीं लग रहा है, इन तीनों को देखिए, आपको प्लेन नजर आ रहा है कि नहीं? आपको नहीं लग रहा है कि ये प्लेन्स की इक्वेशन है? लग रहा है कि नहीं? इन तीनों इक्वेशनों को देखोगे आप, आपको नहीं लग रहा है ये प्लेन की इक्वेशन है? और प्लेन पैरेलल यदि हो गए, अब मैं बता रहा हूं, यदि प्लेन पैरेलल हो गए तब आपका, यदि ये प्लेन पैरेलल हो गए तो फिर आपका ये सब आएगा, लेकिन फिर भी नो सोल्यूशन। वो प्लेन आपको नजर आ रहे हैं भैया? प्लेन पढ़ा चुका हूं मैं आपको। यदि प्लेन्स पैरेलल हो गए तो उस केस में नो सोल्यूशन आएगा।
तो यदि ये डी जीरो है और D1 D2 D3 तीनों के तीनों जीरो हैं, तब भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन संभव हो, और पीछे वाले में भी नो सॉल्यूशन संभव है। कब? जब D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो है। तो नो सॉल्यूशन के दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, प्लेन यदि पैरेलल हो गए, यदि देखिए दो प्लेन पैरेलल हैं, तो फिर ये बताओ, अब प्लेन्स पैरेलल की कंडीशन मैंने आपको पढ़ा के रखी 3D में। यदि प्लेन्स पैरेलल हो गए तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अभी एक क्वेश्चन आएगा, चलिए जैसे ये क्वेश्चन करिए, फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप इसको नेचर बताइए क्या है। तो पहले आप तो डी निकालिए। पहला काम क्या करना है? डी निकालना है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5। आप डी निकालिए, बताइए डी कितना आ रहा है। अभी हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और उनसे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप, किसी को आती है प्रॉपर्टी तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई है आपको, इसलिए आप चाहो तो डायरेक्ट ओपन कर लो, या फिर प्रॉपर्टी से कोई जानता है तो कर लो। जीरो आ रहा है क्या? जीरो आएगा क्या? बताइए जल्दी से। जीरो आ रहा है डी की वैल्यू? इस डी की वैल्यू बताइए मुझे। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? और D1 क्या होगा? इस 1 2 3 को हटाकर आप 1 3 0 डाल दोगे। 1 3 0 2 3 4 3 4 5। और D2 क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 3 4 को हटा के 1 3 0 कर देंगे। और D3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 3 4 1 3 0। इस D1 D2 D3 सब निकालो आप। देखो थोड़ा तो लंबा क्वेश्चन होता है, ठीक है, थोड़ा तो इसके लंबे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, लेकिन आपको पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं है। यदि D1 D2 D3 में से कोई भी एक यदि नॉन जीरो आ गया तो इसका नो सोल्यूशन होगा। D1 D2 D3 में से, क्योंकि शायद डी आप कह रहे हो जीरो है, देखो प्रॉपर्टी से तो बहुत आसानी से जीरो आएगा, लेकिन मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग जान रहे होंगे कि ये माइनस कर देंगे 2 माइनस 1 2 3, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 2 2 हो जाएगा, और यहां 2 कॉमन लेंगे तो यहां भी 1 1 हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अब डी निकालिएगा, ये जीरो आएगा। क्या कोई एक नॉन जीरो आ रहा है? D1 चेक कर लेते हैं, नॉर्मल ओपन कर लेते हैं चलो, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बताई नहीं है मैंने आपको। 15 माइनस 16 माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे 15 माइनस 0, 3 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे 12 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 36 5। तो क्योंकि D1 नॉन जीरो आ गया तो इस केस में आप क्या कह दोगे? नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि डी जीरो है और D1 D2 D3 में से कोई भी एक यदि नॉन जीरो आया, अशून्य आया, तो नो सोल्यूशन होगा। अब देखिए ये अपनी किस्मत है, क्योंकि D1 ही नॉन जीरो आ गया तो फिर D2 D3 नहीं निकालना पड़ा, तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। लेकिन सोचिए यदि D1 D2 D1 D2 जीरो आ जाता और D3 नॉन जीरो आता, तो फिर आपको लंबी कैलकुलेशन करनी होती। तो ये बनाने वाले के ऊपर है कि वो कितना आपको आसान बना के दे रहा है। तो क्वेश्चन जल्दी लग गया। लेकिन यदि मान लो D1 निकालते वो भी जीरो आ जाता, D2 निकालते वो भी जीरो आता, और D3 नॉन जीरो आता, तो फिर थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करिए। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, आप डी निकालिए। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। वैसे तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो मुझे लगता थोड़ा पहले पढ़ा देना, मुझे पहले प्रॉपर्टीज के बाद इसको बताना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी अब बता ही दे रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी के बाद बताता तो ज्यादा अच्छा लगता ना ये टॉपिक। चलो कोई नहीं।
D1 D2 D3 नहीं समझ में आया बेटा, उसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं। मैंने आपको यदि पीछे 2 सेकंड पहले नहीं 2 मिनट पहले आपने देखा होता तो मैंने बताया था कि 1 2 3 को हटाकर आपको ये D1 D2 और D3 डालना होता है, वो D1 निकलता है। और D2 के लिए आपको ये बीच वाला हटाकर आपको ये 1 3 0 डालना होता है। और D3 निकालने के लिए बाकी दो एज इट इज रहेंगे, इसकी जगह आप 1 3 0 डालोगे। यही किया है मैंने, और कोई चीज नहीं करी है। तो साफ साफ यहां पर आप देखो, जिनको प्रॉपर्टी अभी पता है तो वो तो प्रॉपर्टी से साफ साफ उन्हें दिख जाएगा कि भैया 2 कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 ये हो गया, 2 सेम हो गए, 0 हो गया। नहीं भी पता है तो ओपन करके देख सकते हो, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें। चलिए D0 हो गया, और आप D1 बताइए, D1 कैसे निकालेंगे? और देखिए यहां पर 2 सेम है तब भी 0 मान लिया आपने, ये 2 सेम है तब भी 0 हो गया, ठीक है। आप देखिए D1 की जगह आप क्या लिखोगे, देखो तब भी 0 आने वाला है। आप देखो D1 D2 साफ साफ पता चल रहा है कि 0 आएगा। अब मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम यदि 0 होता है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये याद कर लीजिए, आगे मैं बताऊंगा आपको। यहां देखिए तीनों के तीनों क्या है, सेम है। कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम यदि 0 होता है, कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम यदि 0 होता नहीं, सेम होता है या फिर प्रोपोर्शनल में होता है, तो फिर आप क्या कह दे रहे हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो D इसलिए 0 है क्योंकि देखो 1 2 3 दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। आप D1 निकालोगे तो तब भी देखो कोई फायदा नहीं है। 5 5 7 5 7 6 5 7 6, लेकिन बताओ 1 2 3 1 2 3, तो ये तो लिखोगे ही आपने। अभी भी देखो दो कॉलम क्या है, सेम है, तो भी ये भी 0 आएगा। 2 कॉलम सेम है तब भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। D2 भी 0 आएगा और D3 भी 0 आएगा। तो क्या हम ये कह दें कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है? क्या आप ये बोलोगे इनफाइनाइट सोल्यूशन है? नहीं, यहीं पर खेल खेलता है। तो आपकी शायद बुक्स में ये सब न लिखा हो, लेकिन आप समझ लीजिए D0 है, D1 0 है, D2 0 है, D3 0 है, लेकिन फिर भी इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लेन जो है वो पैरेलल है। प्लेन देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 6। प्लेन पैरेलल कैसे होंगे? देखो 1/2, यहां पर ये 1/2 ये रेशियो सेम है। अब यदि आपको 3D आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले से तीसरा का निकालिए, 1/3 1/3 1/3, ये सारे क्या है आपस में, प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है। ये सारे प्लेन पैरेलल हैं, P1 P2 P3 ये सब पैरेलली रखे हुए हैं। तो इस केस में इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, भले आपका D1 D2 D3 क्यों ना 0 हो गया हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड। 2023 में शायद एक क्वेश्चन आया है इस पर बेस्ड। चलिए ओके, अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन होता है समघातीय निकाय। होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय समीकरण। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन कुछ ऐसी होती है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या हो जाएगा 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक, या ध्यान रखिएगा कि वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी। हाँ, यदि आप पैरेलल देख लिए तो आप ऑटोमेटिक नो सोल्यूशन बता सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो दिमाग लगा लिया ना अंकित ने, ये होता है दिमाग लगाना। हम करेंगे नहीं वो सब,
वो तो मुझे समझाना था आपको। यदि आपने ये देख लिया कि प्लेन पैरेलल पहले से ही पैरेलल है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, यहां आपने देखा कि यार ये तो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो बिना कुछ किए ये सब आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो देखिए आपके शॉर्टकट बन गए। ठीक है, चलिए तो पीछे चलते हैं और हम ये बात करते हैं कि जब इक्वल टू जीरो हो जाता है तो उस तरह की इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और D1 D2 D3 जीरो हो जाएगा, तो x बराबर जीरो आएगा, y बराबर जीरो आएगा, z बराबर जीरो आएगा। उस केस में क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और क्या? x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, यही सोल्यूशन होगा। क्योंकि x क्या होता है? D1 अपॉन डी होता है, y क्या होता है? D2 अपॉन डी। यदि D1 D2 D3 जीरो हो गए और d जीरो नहीं हुआ तो x y z की वैल्यू जीरो आएगी। सिंपल सी बात है यार। चलिए, तो वही मैं बात कर रहा हूं कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उसका एक सोल्यूशन जरूर होता है, उसका एक सोल्यूशन जरूर होगा। आप ध्यान से देखिए, इसका एक सोल्यूशन तो जरूर होगा ना, एक्स वाई जेड बराबर जीरो। भाई एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जेड बराबर जीरो यदि इक्वल टू जीरो है तो पक्का सेटिस्फाई करेगा कि नहीं इस केस को? ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है जहां पर इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। ये हमेशा कॉन्सिस्टेंट होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा कॉन्सिस्टेंट होंगे। और यदि डी जीरो नहीं है, यदि डी जीरो नहीं है, यदि डी की वैल्यू जीरो नहीं है तो इसका एक सोल्यूशन मिलेगा, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, जिसे हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, जीरो सोल्यूशन या फिर शून्य हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य हल। मान लीजिए कि इक्वल टू में जीरो है, जो भी तीन इक्वेशन दी गई है ना आपको, a1x b1y c1z, तीनों की इक्वल टू जीरो है, और आपने क्या निकाला? डी निकाला, वो जीरो नहीं आया, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। आप इसे यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हो, यूनिक सोल्यूशन भी। जो आप अब जो बच्चे ने पूछा था ना कि सर डी जीरो नहीं होगा और D1 D2 D3 तीनों जीरो हो गए, तो क्या ये यही वाला केस नहीं है? आप ये बताइए कि इस केस को देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि D1 D2 और D3 ये पक्का जीरो होंगे? इस केस को देखकर आपको ये नहीं लग रहा है? क्योंकि डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो वो जीरो होता है। दो चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम यदि जीरो हो गए, सॉरी सेम हो गए, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। कोई भी दो रोज और कोई भी दो कॉलम्स यदि सेम हो गए तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तब भी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। साफ साफ पता चलता है, क्योंकि जैसे ही हम D1 लिखेंगे तो D1 की जगह जो पहला वाला कॉलम होगा उसमें 0 0 0 लिखेंगे। तो जो बच्चे का डाउट था वो यहीं पर है, क्योंकि देखो हमें पता है कि इस केस में यदि D जीरो नहीं हुआ तो D1 D2 D3 तो तीनों जीरो है, तो उस केस में x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, z बराबर जीरो, यही सोल्यूशन होगा। और इसको आप यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हो, ट्रिवियल सोल्यूशन बोल सकते हो, जीरो सोल्यूशन बोल सकते हो। और अगला केस, यदि d जीरो हो गया, यदि क्या हो गया? d जीरो हो गया, ठीक, तो इसके जीरो सोल्यूशन तो होंगे ही होंगे, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अशून्य हल ये भी एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा सा आप
शायद कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं बता देता हूं कहना क्या चाहता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कहना ये चाहता है, देखो जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेंगे यार, चाहे कुछ भी हो, यदि मैं x बराबर 0 रख दूं और y बराबर 0 रख दूं, z बराबर 0 रख दूं, यदि x बराबर 0 रख दूं, y बराबर 0 रख दूं, z बराबर 0 रख दूं, तो यार ये जो 0 0 है ना, 0 0 0, ये पक्का है कि इसका एक सोल्यूशन तो हमेशा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा होगा। x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ये तो पक्का होगा ही होगा। अब यही बताया गया है कि जब d 0 नहीं होगा तो फिर यही एक सोल्यूशन होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। लेकिन यदि d 0 हो गया तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तो होगा ही होगा, और भी होंगे जिसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे, नॉर जीरो सोल्यूशन बोलेंगे, अशून्य हल। मतलब 0 0 0 इसके अलावा भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो, और d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो केवल 0 0 0 ही होगा और कुछ नहीं होने वाला, यदि d नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन d बराबर 0 हो गया तो वो तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा में आपके नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ये कहने का मतलब है, थोड़ा अच्छे से घर पर आप रिवाइज करोगे, सोचोगे, समझोगे तो आ जाएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें हैं तो शायद कंफ्यूज करें, लेकिन रिवीजन इसी का नाम होता है कि घर पर जब आप जाके सोचोगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो एक बार मैं फिर से आपको क्या मौखिक रूप से रिवाइज करवा दूं। ठीक है, पहला हम केस लेते हैं नॉन होमोजीनियस का। ठीक, जब इक्वल टू कोई नंबर होता है, ठीक है, तो x बराबर क्या होता है, d1 अपॉन डी, y बराबर d2 अपॉन डी, और z बराबर d3 अपॉन डी। ठीक ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा आप उस पर दिमाग मत लगाइए ना, आप पता कैसे सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि x बराबर d1 अपॉन डी हो गया और d 0 हो गया तो फिर x बराबर तो इनफाइनाइट आ जाएगा, वो मत दिमाग लगाओ। ठीक है, वो दिमाग मत लगाइए आप। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को कि नॉन होमोजीनियस केस है तो d नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का यूनिक सोल्यूशन होगा। d बराबर 0 है, d बराबर 0 है और d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन। लेकिन यदि d 0 है और d1 d2 d3 में से सब जीरो भी हो गए तब भी दो केस बनेंगे, एक केस में इनफाइनाइट और एक केस में नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब? जब वो पैरेलल प्लेन्स होंगे। ठीक, ये नॉन होमोजीनियस का केस हो गया। होमोजीनियस का केस क्या हुआ? होमोजीनियस में ही हुआ कि डी नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का है उसका जीरो सोल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 यही सेटिस्फाई कराएगी। लेकिन डी यदि नॉन जीरो हुआ तो फिर उस केस में उसके जीरो सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे, नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई ये चीज? अब हम देख लेते हैं इसी में मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है। इसी में ये तो हो गया कि डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है। मैट्रिक्स से भी ये सब चीजें कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मैट्रिक्स वाला लंबा होता है, इसीलिए हम मैट्रिक्स से नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमेशा क्रैमर रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। देखिए ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। देखिए आप यदि मान लीजिए आपने इक्वेशन पढ़ी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो ए मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ
नहीं, ए मैट्रिक्स फिर ये बोल दिया मैंने। हाँ, ए मैट्रिक्स क्या होगी? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी? XYZ। ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या होगी मेरी? D1। एक मिनट, क्या यार, D1 D2 D3। तो यदि आपने देखो ये क्या हो गया, क्या गलत बोल गया मैं? क्या गलत बोल गया? चलो, कोई नहीं, लिखा होगा उसके कुछ मुंह से गलत निकल गया। क्या गलत निकल गया? चलो, तो देखो ए एक्स बराबर बी, हम ये पढ़ते थे जब हम बोर्ड एग्जाम, बोर्ड की तैयारी करते थे, तो ए एक्स बराबर बी पढ़ते थे। और क्योंकि ए यदि नॉन सिंगुलर है, यदि ए नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है, यदि ए क्या है? व्युत्क्रमणीय है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। यदि ए क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा बेटा। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स हमने क्या किया? ऑपरेट करा दिया। ए इनवर्स क्या कर दिया? ऑपरेट करा दिया। तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स बराबर क्या होता था? ए इनवर्स बी। तो याद करिए, जब हम बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करते थे, तो हम जो एक्स वाई जेड हमसे निकालने को पूछता था, वो कैसे निकालते थे? पहले इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे और इसको इस बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे, और जो आता था वही एक्स वाई जेड की वैल्यू थी। याद आ रहा है कुछ? ऐसे ही तो करते थे भाई। आपने क्या करते थे? एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यही तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। अब या क्या करते थे कि ए इनवर्स निकालते थे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे, और उस इनवर्स को इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो कुछ ये एक्स मतलब कुछ एक्स वाई जेड इस तरह की, ये मैट्रिक्स क्या? एक्स वाई जेड बराबर कुछ इस तरह से आता था, K1 K2 K3। ये जो ए इनवर्स बी था वो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स आती थी। फिर कह देते थे एक्स K1 के बराबर है, वाई K2 के बराबर है, जेड K3 के बराबर है। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे ही तो करते थे यार। हमारा एक्स वाई जेड नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्स बराबर बी होगा और एक्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम आते हैं फिर से, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं बताता हूं आपको। एक्स बराबर क्या है? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां रख दीजिए। एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक्स बराबर ये हो गया। अब सारी कहानी चलेगी डिटर्मिनेंट ए पर। जब हम मान लीजिए मैट्रिक्स से यदि हम ये पता करना चाहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, भाई क्रैमर रूल से तुमने पता कर लिया, वो मैं पता चल गया रूल। तो मैट्रिक्स से यदि पता करना है हमें, तो फिर हमें यह देखना होगा डिटर्मिनेंट ए। यदि डिटर्मिनेंट ए इज, यहां पर पीछे मैं बता देता हूं आपको, शायद यहां पर लिखा हुआ है मैंने कहीं पर, या फिर मैं चलो ऐसे बता देता हूं। यहां पर लिखा है तो अलग ही से बता दूं क्या मैं तुम्हें? इसमें शायद मैंने ना लिखा हो, चलो मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है? कहीं पर लिखा होगा, उसमें आप देख लेना।
x बराबर एडजॉइंट a इंटू बी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक। यदि डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो हुआ, यदि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जीरो नहीं हुई, तो चाहिए जो भी आएगा एडजॉइंट इनटू बी, एक्स वाई जेड का क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। समझ रहे मेरी बात को? जब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हुआ तो फिर आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। दूसरा, यदि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया तो दो केस बनेंगे। एक, ये ऊपर वाली वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू बी, यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं आई, यदि ये जीरो हो गया और ये नल नहीं आया, तो उस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा। और एडजॉइंट ए इंटू बी यदि जीरो आ गया तो उस केस में भी एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा क्या एग्जिस्ट करेगा, यदि प्लेन्स पैरेलल होंगे, प्लेन्स पैरेलल हो गए तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। सेम वहीं से रिलेटेड है। देखिए वहां जो डी होता था, याद करो वहां जो डी होता था वो यहां पर डिटर्मिनेंट ए है। क्या सब लोग एग्री करते हो इस बात से कि जो वहां पर डी था यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है? बताओ, सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात से कि जो वहां पर डी मैंने बोला था वही यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है? क्योंकि आप देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स ये है, तो ए का डिटर्मिनेंट तो यही होगा ना। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही डी है। तो डी यदि नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन, क्रैमर रूल भी यही कहता था। और जब देखो वहां पर हम क्या करते थे, यदि डी जीरो हो गया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऊपर वाली वैल्यूज वहां क्या क्या थी, D1 D2 D3 तीन थी। यदि तीनों की तीनों जीरो थी तो आपने कहा था ना कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और उसी केस में प्लेन पैरेलल था, नो सोल्यूशन। अब देखिए यहां पर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, जैसे वहां पर D1 D2 D3 जीरो था, तो ये जब जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन दोनों केस। फिर याद करिए कि D1 D2 D3 डी यदि जीरो हो गया और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो था तो नो सोल्यूशन था ना। तो यदि यहां ये जीरो हो गया और ये नॉन जीरो हो गया तो उस केस में नो सोल्यूशन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप क्रैमर रूल और इसको आपस में रिलेट करके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इस चीजों को, ठीक है। यहां पर शायद मैंने पता नहीं पूरा लिखा है कि नहीं, एक मिनट। यहां पर लिखा होगा ए सिंगुलर एडजॉइंट इनटू बी, ऑल द कॉलम्स आर नॉट प्रोपोर्शनल देन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये वही चीज बता रहा है। और ए सिंगुलर है, एडजॉइंट भी नॉन जीरो हो गया, देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। समझ रहे हो? ये वही वाली बात है। कंफ्यूजन हो रहा है तो घर पर कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप क्रैमर रूल से ही करना है इसको, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से करने की जरूरत नहीं है। और आप कहोगे कि सर आपने इसमें होमोजीनियस वाला केस नहीं बताया। इसमें भी होमोजीनियस वाला केस वैसे ही है जैसे क्रैमर रूल है, और दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक, क्योंकि डी और ए सेम है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब कैली-मिल्टन थ्योरम मैंने शायद आपको बताई थी। कैली-मिल्टन थ्योरम क्या होती है? कैली-मिल्टन थ्योरम घर जाइए एक बार पढ़िए, फिर कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा मुझे, ठीक है। कल मैं एक बार फिर इस पर चर्चाएं कर लूंगा, पर घर तो जाओ, बस सोचना तो शुरू करो यार। किताब होगी आपके पास, वहां से शुरू करो, समझ में आएगा। शिवम लोड़ी जी, मैंने पढ़ लिया बेटा, आपकी बात सुन ली। 41 से 57 मैं जल्दी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा। एक तो आपको पास पहुंची गई है और भी करवाऊंगा उसमें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्रैमर रूल आसान पड़ता है ये वाला मैट्रिक्स वाला, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में देखो टाइम लगेगा। क्रैमर रूल सबसे आसान पड़ता है, उसी से हम करते हैं, इससे नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम टेकन है हमारे लिए,
टाइम टेकन है। देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। मतलब जैसे मान लीजिए मैं 2x2 की मैट्रिक्स ले लूं, 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो इक्वेशन कौन सा होगा पता है? वो इक्वेशन कौन सा होगा? तो वो इक्वेशन मैं बता देता हूं कौन सा होगा। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, ये ए हो गया, माइनस लेमडा आई 1 0 0 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा बराबर 0। कहने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा, डिटर्मिनेंट 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट मतलब सिंपल क्या करना है कि मैट्रिक्स के डायगोनल जो है बिकड़ना, उसमें लेमडा माइनस करिए, उस डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा हो जाएगा, माइनस लेमडा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 बराबर 0। तो जो मैट्रिक्स होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगी, मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर 0। पक्का है कि मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कहने का ये मतलब है। बात समझ गए मेरी? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर 0। क्या समझ में आया आपको? फिर से मैं बताता हूं कि कोई भी आपके पास यदि इक्वेशन दी गई है, आप डायगोनल में, चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, डायगोनल में लेमडा माइनस करिए, बाकी एज इट इज रखिए, और उसके डिटरमिनेंट को 0 कर दीजिए। डिटरमिनेंट को 0 करेंगे, लेमडा में एक इक्वेशन मिलेगी, और लेमडा की जगह ए रख दीजिए। मतलब यदि मैं ए मैट्रिक्स लूं, उसका स्क्वायर करूं, 5a करूं, 2i करूं, और इसमें रखूं, तो पक्का है कि वो 0 के बराबर एक नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? आ गई समझ में कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है? चलिए, जैसे मैं ये कहूं कि ये वाली मैट्रिक्स से आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आप कहोगे सर हमारे एग्जाम में प्रूफ तो आता नहीं है। आपके एग्जाम में कहोगे सर आप मेरे एग्जाम में प्रूफ तो आता नहीं है, फिर बेकार बातें कर रहे हो। ऑप्शन में दे देगा कि ये मैट्रिक्स किन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 4 में से एक ये दे देगा, बस हो गया, बन गया ऑप्शनल। कोई बड़ी बात है क्या? तो आपको यह समझना है कि आपको कभी आपसे कोई इस तरह की इक्वेशन, कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी बड़ी सी इक्वेशन, तो आप समझ लीजिए आप कैली-मिल्टन थ्योरम से वो इक्वेशंस निकाल सकते हो कि ये ए मैट्रिक्स किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आपको याद हो तो प्रैक्टिस वाले सेशन में शायद मैंने उसका इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलेगी। डायगोनल में लेमडा माइनस कर दो, डायगोनल में क्या कर दो, लेमडा माइनस कर दो। डायगोनल में क्या कर दो, लेमडा माइनस कर दो, बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, यदि 1 माइनस लेमडा के करस्पॉन्डिंग, अब वैसे हम किसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर सकते हैं, 0 0 छोड़ो, इसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर लेते हैं। ये 3 3 वाला प्लेस है, इसलिए प्लस के अनुसार ही एक्सपेंड होगा। इसके अनुसार ओपन किया तो ये गायब, दिस इंटू दिस, कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा -1 माइनस लेमडा और माइनस का 4 बराबर कितना, 0 के बराबर। तो एक तो पहले ये बराबर 0 है, तो ये माइनस माइनस कट गया, 1 प्लस लेमडा आ गया। ये माइनस माइनस जो भी है, चलो इसको कर देता हूं, 1 में माइनस का इंटू -1, 1 का माइनस लेमडा प्लस लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर -4 बराबर 0। ये तो कट जाएगा, 1 प्लस लेमडा
और लेमडा स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब इनका इंटू कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा बराबर 0। तो जो मैट्रिक्स होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब -5i -5a बराबर 0। और आपको इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स ऑपरेट करा दो, तो ए इनवर्स ऑपरेट करा दोगे तो कितना हो जाएगा ये, लेकिन आपको तो इनवर्स में इक्वेशन चाहिए थी ना, तो ए इनवर्स ऑपरेट करा दो, तो ए इनवर्स ए क्यूब। वैसे मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कभी ये दिया हो कि मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ए इनवर्स बताइए। देखो ये जो ए मैट्रिक्स होगी वो पक्का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये कैली-मिल्टन थ्योरम ने बताया, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो यदि आपको इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। यदि आपको कोई मैट्रिक्स की इक्वेशन दी हो और वहां से ए इनवर्स की वैल्यू पूछे तो प्री मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई ए इनवर्स से या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई बाद में मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा, तभी ए इनवर्स निकाल पाओगे। और कभी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन पूछे कि यार ये मैट्रिक्स इस कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो कैली-मिल्टन थ्योरम से लगाइए, आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, -5 ए इनवर्स आई -5 ए इनवर्स ए बराबर 0। तो देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ए की पावर 3 ए की पावर -1 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इनवर्स में आई करेंगे 5 ए इनवर्स हो जाएगा, और 5 ए इनवर्स ए ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए -5i बराबर ये -5 ए इनवर्स को उधर भेज दिया हमने। आ गया कि नहीं, सेम आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, ये आसान तरीका होता है कैली-मिल्टन थ्योरम से चीजों को सॉल्व करने का। बात समझ में आई? क्लियर है? तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेगी तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चीजों को याद रखते चलो। ठीक है, और प्लीज यदि आप बहुत कम पढ़ना चाहते हो, क्योंकि तुम पढ़ना चाहते नहीं हो, तो आप फिर यूट्यूब पर ढूंढोगे इतने में हो जाए पेपर, इतने में हो जाए, इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं आपको। नहीं होता है बेटा किसी का। आप सोचिए, आप ये सोचिए सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है ना, खुद सभी होते हैं और होता सबका नहीं है। तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसी का होगा, सबका नहीं होने वाला, ये तय है। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा खुश मत हुआ करिएगा कि कोई आपको ऐसी चीज बता सकता है जो सेकंडों में आ जाए, सेकंडों में सिलेक्शन, आसानी से सिलेक्शन, ये सब नहीं होता बेटा। अब हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस सेशन भी इसका होगा डिटरमिनेंट का। कल ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा और परसों से हम शुरू करेंगे आपका। इस बार सैटरडे और संडे को आपको मैराथन क्लास तगड़ी वाली देखने को मिलेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और चैप्टर भी खत्म किए जाएंगे। ठीक, इसके लिए तैयार रहिएगा। सैटरडे और संडे को, आज बुधवार है, वेंसडे है, तो थर्सडे कल तो डिटरमिनेंट चलेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे में आपको परमुटेशन और फिर मैं सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद सेट रिलेशन के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा टारगेट है कि सैटरडे संडे तक मैं आपको परमुटेशन और सेट रिलेशन खत्म करा दूंगा। ठीक है, और मंडे से प्रोबेबिलिटी शुरू होगी फिर। अरे यार कोर्स खत्म कराओ, कोर्स खत्म कराओ, आता जाता है नहीं, तुम्हें कोर्स खत्म कराने की बहुत चिंता है। अच्छा मैं पता क्या, आधा आधा पढ़ा के कोर्स खत्म करा दूं, अब तुम्हें विश्वास होगा वो मेरा कोर्स खत्म है, संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्या उस लेवल की पढ़ाई करके कोर्स खत्म हुआ है कि बस
कोर्स खत्म करने की बजाय आप इस बात पर फोकस, देखो कोर्स तो खत्म होगा ही होगा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात से, फेब तक मैं कंप्लीट कराऊंगा, मैं इससे भी डिनाई नहीं कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ज्यादा कोर्स की बजाय आप ये देखिए कि कितना जो पढ़ाया गया है, क्या आपको वो अच्छे से क्लियर है, क्या आपने पीवाईक्यू के हर एक क्वेश्चंस लगे हुए हैं आपसे, क्या आपसे डीपीपी लगी हुई है हर एक क्वेश्चंस, क्या आप सारी चीजें आपको याद हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोबेबिलिटी पहले कैसे हो सकती है, उसमें सेट थ्योरी इस्तेमाल होती है बेटा, नहीं करा सकता मैं पहले, पहले सेट रिलेशन फंक्शन के बाद ही प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, कैसे करा सकता हूं मैं, सेट रिलेशन के बाद ही, फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, सेट रिलेशन के बाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ओके, डिटेल से करना है चीजों को, ये नहीं कि फटाफट फटाफट एक एक घंटे 1.5 घंटे में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देनी है, कैसे कैसे खत्म हो जाएगी यार थ्योरी, आधी अधूरी कंप्लीट होगी। चलिए फिर अभी सैटरडे संडे को तैयार रहिएगा, ओके, क्लासेस के लिए, वहां पर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। बीच देखो करा करा के बीच में थोड़े ब्रेक लगाएंगे, देखो ऐसे लगातार नहीं करवाएंगे मैराथन क्लासेस, बीच में 2-3 मैराथन क्लासेस हो गई, फिर 2-3 दिन बहुत स्लो चलेंगे, जिससे वो आप कवर कर पाओ, क्योंकि मेन चीज इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो रहा बाद में क्या कह रहे हैं सर कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ाया आपने, लो आप पिछला रिवाइज भी कराते रहिए। चलिए डिटर्मिनेंट की अब मैंने आपको बात कर ली थी, मैंने को फैक्टर्स और माइनर के समय बात कर ली थी कि नहीं, कि जैसे मान लीजिए ये वाला डिटर्मिनेंट है, जैसे A1 B1 A2 B2, यदि 2x2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा गया है, ठीक है, समझ रहे हो, तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये क्या है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। एक चीज बताइए आप मुझे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो डिटरमिनेंट निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह का ही डिटरमिनेंट निकलता है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। तो जैसे डी क्या है, A1 B1 A2 B2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A1 B2 माइनस A2 B1, यही होगा। जैसे मैंने आपसे कहा भाई 1 2 3 4 इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 - 6 बराबर -2, 4 - 6 बराबर -2। अच्छा 3x3 में मैंने बताया था क्या आपको, ये चीज बताई थी कि कोई भी रो उठाइए और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करिए तो डिटर्मिनेंट होता है, क्या ये मैंने आपको बताया था। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कहने का मतलब कि यदि इस D2 की वैल्यू निकालनी है तो A11 उठाइए उसका को फैक्टर उठाइए, A12 उठाइए उसका को फैक्टर उठाइए, A13 उठाइए उसका को फैक्टर उठाइए, बताया था। और ये वाली रो ले ली और को फैक्टर सामने वाली रो का ले लिया तो 0 हो जाता है, ये भी बताया था मैंने। तो इसके डिटरमिनेंट को भी निकालना मैंने बताया होगा, ठीक है। क्या होता है इसका डिटरमिनेंट, D2 यदि निकालना है तो आप क्या करोगे, A11 इसका डिटरमिनेंट A11 ब्रैकेट में A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, ओके। फिर इसके लिए हम माइनस इस्तेमाल करते हैं, पहले आपको नहीं समझ में आता था लेकिन ये समझ में आ गया कि क्यों बीच वाले के लिए माइनस होता था। तो A12 कितना हो जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23, फिर A13 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, कितना होगा, A21 A32 माइनस A22 A31, देख लीजिएगा एक बार, सही है ना, नहीं ये 21 22 में गड़बड़ हो जाए,
1 ये 2122 में ज्यादा अजीब सा लगता है, गड़बड़ ना हो जाए देखने में। एक मिनट एक मिनट, मतलब ये तीर तीर वाला है, समझ लीजिए। ठीक है, A13 करस्पॉन्डिंग A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, चलो अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है जो आपको काम आएंगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो काम आएंगी। जैसे कि पहली एक प्रॉपर्टी ये है, इसको नोट करिए। एक प्रॉपर्टी है, इसको क्या करिए आप, नोट करिए। बिकर्ड आब्यू का सारणिक उनके विकर्ण अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई? ये कुछ प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को ही शॉर्टकट का नाम देकर पेश किया जाता है आपके सामने। ये सब प्रॉपर्टीज हैं, तो इसे शॉर्टकट का नाम देकर पेश किया जाता है। जैसे कि आपको कभी भी इसका डिटरमिनेंट निकालना है 200 030 004। यदि मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, एक बार और फिर से रिवाइज हो जाएगा यार, क्या है दिक्कत। यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनका यदि डिटरमिनेंट निकालना है तो वो डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। बट डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर भी यही होता है। यदि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कि मान लो 2 3 4 और यहां पर 0 0 0 हो गया, और यहां पर 7 8 मान लो 9 भी लिखा है, क्या ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? ये भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ये भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। 2 7 8 9 9 6 0 0 0, ये भी एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ये भी एक ट्राइंगुलर है, और ये भी एक ट्राइंगुलर है। ठीक, ये अपर ट्राइंगुलर है, और ये क्या है, लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मतलब अपर में एक ट्राइंगल बनेगा और नीचे सब जीरो। लो ट्राइंगुलर में लोअर में एक ट्राइंगल बनेगा, ऊपर वाले जीरो। तो इन चाहे अपर ट्राइंगुलर है चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, इनका जो डिटर्मिनेंट आता है वो फिर से इन दोनों इनका मल्टीप्लाई ही आता है। और यहां जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 2 इंटू 9 इंटू 6 ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, इसको भी शॉर्टकट के तौर पर पेश किया जाता है आपके सामने कई बार। ये एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कुछ नहीं है, रिजल्ट ही है, वो आपको पढ़ना ही चाहिए था ये रिजल्ट। एक ये भी रिजल्ट है। ये सब पढ़ाई में ही आते हैं, शॉर्टकट में नहीं आते हैं। ये आपके रिजल्ट में और इन्हीं सब में आते हैं। ये पढ़ते समय आपको पढ़ना चाहिए ये। ठीक है, ये रिजल्ट है, उनका इस्तेमाल करना है। कोई भी बुक्स पढ़ोगे अच्छी, आपको ये सब मिलेगा आपको। कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि ऑड ऑर्डर की है, जैसे 3 की 5 की, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक बनाते कैसे हैं हम देखो। स्क्यू सिमेट्रिक बनाते कैसे हैं, 0 0 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। और जैसे ये 2 है तो ये -2 होगा, इनको जोड़ के 0 होना चाहिए। ये 3 है तो ये -3 होगा, ये 7 है तो ये -7 होगा। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है। ऑर्डर कितना है इसका, 3 है,
जो कि क्या है, ऑड है, विषम है, तो पक्का है ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब आप देख लीजिए ए का डिटरमिनेंट, जीरो के करस्पॉन्डिंग ओपन करने की जरूरत नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग 2 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 21 हो जाएगा यहां पर, और -3 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो देखो 42 - 42 बराबर 0 आ जाए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर है, 3 5, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर ये नहीं कहना है कि देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो शॉर्टकट हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर डिटरमिनेंट, शॉर्टकट क्या है, ये तो रिजल्ट ही है, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हमारा समय बचाएगा, लेकिन ये तो आपकी पढ़ाई में ही आता है। ठीक है, ये कोई अलग से थोड़ा ना आ गया। जैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हो तो ये आपको प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ रहे हो तो, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट रिजल्ट जो भी बोलो उसी के अंदर आता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप चीजों को आसान कर दोगे। यदि आपको मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक दे दी और मान लीजिए इसका इनवर्स पूछ दे, क्या ए इनवर्स वैलिड होगा, क्योंकि इनवर्स के बारे में भी पूछ सकता है वो कि क्या इसका ए इनवर्स वैलिड होगा, तो ए इनवर्स ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो इसका यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका जो क्रम है, जो कोटि है वो विषम है, तो ऑब्वियसली किसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ये भी है। ओके, अब आपको और प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट की समझनी है वो मैं बता देता हूं। रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें चाहे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही डिटरमिनेंट आएंगे। तो मुझे ट्रांसपोज बताने की जरूरत तो है नहीं। ट्रांसपोज क्या होता है, रो और कॉलम को बदल देते हैं, रो और कॉलम को बदल देते हैं, रोज को क्या बना देते हैं, कॉलम्स बना देते हैं, पंक्तियों के स्तंभ बना देते हैं। यदि ऐसा मैंने किया और दोनों का डिटरमिनेंट निकाला, सारणिक निकाला, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। यहां पर वही सब चीजें जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नहीं अभी तो ये वाला तो नहीं बताया मैंने, ये वाला बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक डी डिटर्मिनेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं चाहता हूं इन दोनों को चेंज करना, इन दोनों को चेंज करना। ठीक, और मैंने D1 देखो किसको लिखा हुआ है, D1 बराबर A1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। ये आपको D एक डिटर्मिनेंट है और एक D1 डिटर्मिनेंट है। अब बताइए D से D1 कैसे आया है, तो हमने क्या, मैं चीज बताता हूं। यदि आप चाहते हो R2 और R1 को चेंज करना, R2 और R1 को इंटरचेंज करना चाहते हो, तो एक आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कोई भी दो रो और दो कॉलम को आपस में बदल के लिखना चाहते हो तो एक माइनस साइन आपको डालना होगा। ठीक है, तो यहां A2 वहां चला जाएगा, इसको ऊपर लेकर गए A2 B2 C2 और A1 B1 C1। हमने क्या किया है, R2 को R1 बना दिया। तो ध्यान से देखेंगे तो D बराबर माइनस का D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर इस D1 बराबर आप लिख देंगे माइनस का D। D1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का D। सिंपल कहने का मतलब है कोई भी दो रो यदि मैं ऊपर लिखना चाहता हूं, इसको नीचे लिखना चाहता हूं, तो एक माइनस साइन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, एक माइनस साइन लगाना होगा बस। ठीक है, मैं चाहता हूं इस कॉलम को यहां लिखना और इसको यहां लिखना, तो एक माइनस साइन। कोई भी दो रो कॉलम आपस में बदलेंगे तो आपको माइनस साइन एक लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई भी दो रो कॉलम आपस में बदल के लिखते हैं, जैसे मैं उसकी जगह वो मेरी जगह आ गया, तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है डिटरमिनेंट में।
आपको यदि किसी के संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट में केवल एक रो में और एक केवल कॉलम में होगा। जैसे मान लीजिए ये डी है और मैंने कहा भाई मुझे के डी बताओ, मुझे के डी बताओ, तो के डी ऐसा हो सकता है कि आप यहां मल्टीप्लाई कर लो, के ए वन, के ए टू, के ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री, सी वन, सी टू, सी थ्री, ये भी के डी होगा। या फिर आपने क्या किया कि आपने ए वन, बी वन, सी वन रखा, के ए टू, के ए टू, के बी टू, के सी टू कर दिया, ए थ्री, बी थ्री, सी थ्री कर दिया। या फिर जो ये दिया गया है कि आपने पहली रो में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी संख्या से, तो वो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा। ठीक है, किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, ये ध्यान रखिए। देखो हमने कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी छोड़ दिया ऐसे ही। इस वाले में क्या किया, दूसरी वाली में रो में कर दिया, छोड़ दिया। तो ये सब केडी ही होंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, ये याद आपको रखना है। इफ डिटर्मिनेंट हैज ऑल थ्री एलिमेंट जीरो इन एनी रो और कॉलम, देन वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यदि कोई भी a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये वैल्यू भी जीरो होगी, चाहे आप यहां जीरो कर लीजिए, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम। जैसे यहां एक रो हो गई जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो, एक कॉलम हो गया तो इसकी वैल्यू जीरो। या फिर a1, b1, c1 जीरो जीरो जीरो, a2, b2, c2, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है बेटा, पढ़ो, क्यों रिमूव करोगे, सब पढ़ो। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आधा अधूरा पढ़ के थोड़ा ना पेपर निकल जाएगा यार। कोई भी देखो, कोई भी, सारे एलिमेंट होने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट, सारे के। देखो इफ इट डिटरमिनेंट हैज ऑल एलिमेंट्स जीरो इन एनी रो और कॉलम, देन इट्स वैल्यू जीरो। सारे के सारे, ये नहीं कि दो, सारे के सारे। अब यहां देखो, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कहने का मतलब कि जैसे यहां 1 2 3 है और यहां 1 2 3 है और यहां 6 7 8 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो हुआ इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहां पर दो रो क्या हो गई, सेम हो गई। कोई भी दो रो या दो कॉलम, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 7 8, तो ये वैल्यू भी जीरो हो गई। तो कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम सेम हो जाते हैं तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। दूसरी चीज एक और है कि 1 2 3 है और यहां पर क्या है, देखो दो का मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 7 8 9, तो ये वैल्यू भी जीरो होगी। मतलब जैसे ये 1 2 3 है और उसी का प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके ये आपका दूसरा क्या रो आया हुआ है, तो भी इसकी वैल्यू जीरो होगी। जैसे 1 2 3 में यहां क्या मल्टीप्लाई किया, दो, तो 2 4 6 हो गया, तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 2 3 है और यहां 6 7 8 है और यहां पर 3 6 9 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसमें किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें 3 से 3, देखो इस पूरी रो में, सॉरी पूरे कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉलम यदि मिल जाता है तो भी वैल्यू जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट सेम होंगे तब भी, देखो दो रो तब भी जीरो, दो कॉलम तब भी जीरो, या फिर कोई भी दो रो सेम नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल में है, मतलब इनका रेशियो सेम आ रहा है। सिंपल क्या, रेशियो सेम आ रहा है। रेशियो निकाल रहे हो कोई भी दो रो का तो वो सेम आ रहा है, जैसे 1/2 2/4 3/6 सेम आ रहा है ना, तब भी जीरो होगा। 1/3 2/6 3/9 सेम आ रहा है, तब भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए बाकी कुछ प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे, ठीक है। कल बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, उन पर कल करेंगे। 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, उनको कल करने के बाद इसमें केवल क्वेश्चंस हैं, तो कल केवल क्वेश्चंस ही होंगे इस पर बेस्ड, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है। इतना करने के बाद कल मैं आपको इसमें क्वेश्चंस ही कराऊंगा, ठीक। चलिए PYQs को लगाना शुरू करिए, मैं DPP कल तक अपलोड करवाता हूं, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए बेटा। शाम को 7-6 बजे ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर, ठीक है। और प्लीज पढ़िए मन लगा के, सारे PYQ लगाइए, सब लगाइए। कोई चीज आसान नहीं है, कोई चीज आसान नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। बस ये नहीं कि यूट्यूब पर देख लिया, चीजों को आसान बना सुन लिया आपने, और फिर क्या हो गया, अब चने के झाड़ पर चढ़ गए। अरे यार समझदार बनो, ठीक है। किसी एक नोट्स पढ़ के मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। मेरे नोट्स से भी फंसा था क्वेश्चन पिछली बार, और भी अध्यापक है हमारे कंट्रीज में, इंडिया में बहुत सारे अध्यापक है। मैं नहीं कह रहा मेरे से फंसा, बहुत सारे से फंसा था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अब फिर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये रियलिटी आपको जल्दी नहीं सुनने को मिलेगी, मैं बताता हूं आपको। वो इसलिए आए थे क्योंकि PYQ से मैच करे थे, बुकों से डायरेक्ट उठाए गए थे। जिस दिन बुकों से डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, PYQ नहीं आएंगे, और टीचर खुद क्वेश्चन बनाएगा, फिर किसी के भी नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीदें बहुत मिनिमम है, केवल आएंगे तो कॉन्सेप्ट। तो प्लीज ये मत देखिए कि पिछली बार मेरे ही नोट से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, तो क्या इसका क्या मतलब हो गया कि कल को फिर सेम क्वेश्चंस आएंगे? है गारंटी इस चीज की? नहीं गारंटी है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। बोलने को बोल दूं मैं कि अब फिर से इसी से आएगा, क्या कर लोगे मेरा? नहीं आएगा तो चले जाओगे, फिर दूसरे आएंगे पढ़ने, उनके साथ भी यही बोलूंगा मैं, फिर नहीं आएंगे फिर बोलूंगा यही मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़िए, आप पढ़ेंगे, PYQ लगाएंगे अच्छे से। देखो PYQ से ही क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जैसे पिछली बार PYQ से ही आया है, तो फिर तो मोस्टली क्वेश्चंस इसीलिए फंस गए हैं, वो जो कहते हैं ना फंस गए नोट्स, वो उसी कारण था। 2016 में क्यों नहीं फंसे होंगे किसी से? क्योंकि एकदम नए क्वेश्चंस आ गए। 2021 सेकंड में भी किसी के नोट से नहीं जल्दी आए क्वेश्चन डायरेक्ट, क्योंकि एकदम नए क्वेश्चंस बनाए हैं। आप जाइए JEE एडवांस के क्वेश्चंस एक भी एग्जैक्ट नोट से नहीं आते कभी, क्योंकि नए बनाते हैं वो। आपके में भी नए बनेंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे क्वेश्चंस। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सत्य बात है, बाकी आपकी इच्छा है। और कुछ भी आसान नहीं है, क्योंकि आसान सब है, सबके लिए 6 लोग 7 लोग लाख लोग एग्जाम देंगे, रिटर्न 8,000 9,000 10,000 का निकलता है। सब यही सोचेंगे कि PYQ लगाने से हो जाएगा, तो सोचिए क्या ये संभव है? एक यूट्यूब पर वीडियोस आई, उसको 50,000 लोगों ने देख लिया, और सबको अध्यापक ने कहा कि नहीं ये पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। 50,000 का हो जाएगा? नहीं होगा ना। बी प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, और मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करिए, पढ़ने के दृष्टिकोण से कभी कुछ खराब नहीं होती, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये कहना कि किसी बुक से पेपर आएगा, मैं भी जानता हूं कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप पाथफाइंडर लगा लीजिए, चाहे किसी लगा लीजिए, चाहे RS अग्रवाल जी की बुक लगा लीजिए, चाहे PYQ, देखो PYQ तो सेम ही होता है, ठीक है। उसके अलावा किसी एक बुक से क्वेश्चंस मैथ्स में आ जाएगा, मैं कह रहा हूं किसी बुक से भी नहीं आए। ये कोई GS का पेपर नहीं है कि पॉसिबिलिटी कि एक बुक से आ जाए, क्योंकि वहां पर फैक्ट चीजें पूछी जाती हैं। यहां पर नए क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा, नए क्वेश्चन से बनेंगे तो हो सकता किसी से भी ना हो। तो इसलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और मेहनत करने का विकल्प मत तलाशिए कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, कोई ऐसी कोई ट्रिक बता दें हमें जिससे पेपर यूं निकल जाए। तो यूं किसी का नहीं निकलता, इतना याद रखिएगा, क्योंकि यूं सब यही सोचते हैं बच्चे यूं निकलेगा, पर होता तो कुछ ही लोगों का है सिलेक्शन। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत करेंगे एग्जाम के दिन मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। उसके पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर आप यूट्यूब खोलिए, आपको ढेर सारे मोटिवेशन मिल जाएंगे। 250 प्लस 300 प्लस, नहीं 300 प्लस तो नहीं, 300 कैसे लाएं, इतना आसान नहीं है। 200 प्लस लाने का मतलब समझते हो? कम से कम PYQ के अलावा आपसे 500-600 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से लगे होने चाहिए, तब पॉसिबिलिटी बनेगी आपके 200 प्लस की। एक तो जल्दी आते नहीं है 200 प्लस, लेकिन कोशिश करने में कुछ भी
प्रॉब्लम नहीं है कोशिश करने, यदि लोगों के आते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं, लेकिन लोगों के बिना मेहनत किए नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। लोगों के आते हैं तो आपके भी आएंगे, ये सत्य बात है, लेकिन जिन लोगों के आए हैं वो बिना मेहनत करके नहीं आए। ये नहीं कि एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन लगा लिया और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेहनत करिए और उसका विकल्प मत तलाशिए, ठीक है। सौरभ कुमार जी, हर एक बच्चा यही पूछता है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। बेटा आप लोग क्यों नहीं समझते हो? कोई कट ऑफ की बातें करता है, कोई किसी की बातें करता है, ये सब बातें हो चुकी हैं क्लास में। आपकी इंडिविजुअल समस्या, मेरे सिलेबस ज्यादा हो गया, मैं कोई कहता सिलेबस कम पढ़ा, कोई कह रहा है कोई आसान तरीका बताइए, मतलब अच्छी बात नहीं है चीजें। आप पढ़िए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, हर बातें हर क्लास में नहीं बताई जाती। हर क्लास में कोई कट ऑफ पूछेगा, मैं कट ऑफ थोड़ा बताऊं। हर क्लास में पढ़ने का तरीका थोड़ा बताऊंगा यार। हर क्लास में तुम पूछते हो यही बात, हर क्लास में नहीं होगी ना इन तरह की चर्चाएं। चलिए फिर पढ़िए, कल मिलते हैं और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फ्राइडे से आपका परम्यूटेशन एंड हाँ, फ्राइडे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।